बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको बताऊंगा, हमारे पंजाब में एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर होता है फत्तू। नथू भी कहते हैं, फत्तू भी कहते हैं। और क्या कोई मुल्क भी फत्तू हो सकता है, ये आपको कहानी बताऊंगा। इसके अलावा अरकान असम्बली जो हैं उनकी मरात में इजाफा कर दिया गया है। ये बड़ी खुशखबरी है, बड़ा दिल को इत्मीनान हुआ है। इसके अलावा बाजवा का जो समधी है साबिर मिट्ठू, जिसने सही हाथ साफ किया है लाहौर में ज़मीनों पर, उसको FIA का दूसरा नोटिस मौसूल हुआ है। पहले नोटिस को उसने लिफ्ट ही नहीं कराई, जाहिर है लिफ्ट नहीं करानी थी। वो आपको कोई तफसील बताऊंगा। और किसका बिल आया है 21,40,000 रुपए का, जो कि आप लोगों ने और मैंने पे करना है। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितनी बिजली इस्तेमाल हुई होगी कि 21,40,000 का। यहीं से हम शुरू करते हैं। ये बिल आया जी फैसल करीम कुंडी साहब का। फैसल करीम कुंडी साहब कौन है? ये हैं गवर्नर KPK। ये 2-3 इलेक्शनों से लगातार मार खा रहे हैं अली अमीन गंडापुर से। ये हार जाते हैं इलेक्शन, लेकिन बहुत ज़्यादा मालिश करते हैं, पॉलिश करते हैं, चापलूस हैं उसके बिलावल के। इसके अलावा जरदारी के हर उनके जायज़ और नाजायज़ काम का TV पे आके दिफा करते हैं। तो इनको हड्डी फेंकी गई थी कि जी आप KPK के जो है वो गवर्नर हैं, तो वो KPK के गवर्नर लग गए। उनका बिल आया है 21,40,000 रुपए का। ये 1 महीने का बिल है, ये आपने और मैंने पे करना है। इसके अलावा एक और अहम तरीन बात आपको बता दूं कि जिस घर में वो रह रहे हैं, अपने हाथों से उन्होंने उस घर को ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया है। अब इसका मतलब ये है ऑफिशियल डिक्लेयर करने का कि जितना भी उसका खर्च होगा, उनकी जो है ना वो ललित लल्लों का, उनकी पार्टियों का, उनकी कोई जो औलादे हैं उनका, वो भी आप पे करेंगे। बजट की सूरत में KPK वाले पे करेंगे। तो ये आपको खबर पहली बतानी थी कि फैसल करीम कुंडी साहब ने जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये सेंट्रलाइज्ड AC वाले हैं, इनके वाशरूमों में भी AC होता है, फिर इनके स्विमिंग पूलों में जो है वो मिनरल वाटर होता है और बहुत कुछ होता है। इस वजह से 21,40,000 रुपये बिल बहरहाल कुछ नहीं है जितने आम लोगों के आ रहे हैं। और दूसरा जो है उन्होंने अपनी रहायशगाह को ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया है, ताकि वहाँ पे जो कुछ हलवा मांडा हो वो सरकार के जो है ना वो ख़जाने से निकले, लोगों के ख़जाने से निकले और वो मज़े करें। ये खबर आपको बतानी थी। साबिर मिट्ठू साहब हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग भी इन पे इल्ज़ाम है। इसके अलावा इन्होंने ज़मीनों में तो खैर बहुत तबाही मचाई है। और वो मैंने आपको इनकी बेटी का रिकॉर्ड भी बताया था कि इन्होंने जब अपनी बेटी बाजवा को दी, बाजवा की बहू बनी, तो उस खातून के पास कुछ भी नहीं था। लेकिन बाजवा की बहू बनने के 1 हफ्ते के बाद वो जो खातून थी वो अरबपति हो गई, यानी साबिर मिट्ठू की जो बेटी थी। ये रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। अगर गिनीज बुक वालों को पता चल गया और इस्टेब्लिशमेंट ने इजाज़त दी तो वो नाम दर्ज कर सकते हैं कि एक बिल्कुल लड़की जो 22-23 साल की होगी या 24-25 साल की होगी, शादी जो हुई है, तो शादी के 1 हफ्ते बाद वो अरबपति बन गई। वो इसी जनाब साबिर मिट्ठू की जो है वो साहबजादी थी हैं बल्कि। तो साबिर मिट्ठू को पहले FIA ने नोटिस भेजा था, लेकिन साबिर मिट्ठू और फिर FIA किस खेत की मूली है। अब अगर किसी मेरा घर होता और ख़ासकर PTI के किसी लीडर का घर होता या आप में से किसी का घर होता, तो दरवाजे टूटते और जो है ना वो दीवारें फलांगी जाती और उनके बच्चों को हरासा किया जाता, उनकी माँ को ठुड्डे मारे जाते, उनकी जो है ना बेटियों को बालों से पकड़ के घसीटा जाता और साबिर मिट्ठू की जो है ना वो शलवार हाथ में होती और FIA उसको जो है ना वो साथ घसीट के ले जाती। लेकिन फिर आपको पता है ये मुल्क जिनके लिए बना है, मेरे रोज़ के वीलॉग का जो रोना होता है वो यही होता है कि ये मुल्क जिनके लिए बना है। तो बहरहाल अब फिर FIA ने पता नहीं जुर्रत किस तरह की है। मैं तो नोटिस भेजने पे हैरान हूँ, यानी आना ना आना तो बात की बात है। पहले भी एक नोटिस भेजा, फिर दूसरा नोटिस भेज दिया। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि FIA में इतनी जान कहाँ से आ गई, या कोई और चक्कर है? क्योंकि यहाँ चक्कर और होते हैं। जब आप खुरा निकालते हैं ना
तो वो चक्कर और होते हैं। अब पता नहीं ये क्या चक्कर है, वरना साबिर मिठू कहाँ, बाजवा का समधी होना और फिर उसको FIA का नोटिस हो जाना, ये बड़ी अजीब सी बात है। अब ये चक्कर क्या है, ये कुछ अरसे बाद पता चल जाएगा कि ये किस चक्कर में जो है वो FIA नोटिस भेज रही थी। ये कुछ अरसे बाद पता चलेगा। बहरहाल उनको नोटिस मिला है, पहले नोटिस को तो उन्होंने जूते की नोक पे रखा है और अब इस नोटिस पे देखते हैं। मेरा तो ख्याल है इस पे भी वो पेश नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है उनको कौन पकड़ेगा, उनको कौन घसीटेगा बालों से पकड़ के। लिहाजा जो ब्रेकिंग न्यूज़ है आज की, वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अरकान असम्बली ने अपनी मरात में अपनी तनख्वाह में इजाफे का बिल मंजूर कर लिया है। और ये बिल पेश किसने किया है? जी बिल्कुल, ये बिल पेश किया है पीपल्स पार्टी ने। अभी कल परसों वो जो जरदारी की बेटी है जो 2 नंबर तरीके से जीत कर आई है, जिसके सारे उम्मीदवार अगवा हुए या FIR हुई उनकी, बिला मुकाबला वो, क्योंकि इसके नाने ने भी यही काम किया था। जान मोहम्मद अब्बासी साहब थे जमात इस्लामी के, उन्होंने जुर्रत की थी जुल्फकार अली भुट्टो के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने की, तो जान मोहम्मद अब्बासी साहब अगवा हो गए थे। जब कागजात जमा हो गए, भुट्टो साहब जीत गए, तो फिर जान मोहम्मद अब्बासी को छोड़ दिया गया था। तो नवासी ने नाने की सुन्नत पे अमल किया है और बिला मुकाबला वो जीत कर आई हैं। अभी 2 दिन पहले उन्होंने जो है वो डैश मारी थी, उन्होंने जो है ना वो डींग मारी थी कि मैं तनख्वाह नहीं लूंगी, ये उन्होंने कहा था। अभी उनकी तारीफें शुरू नहीं हुई थी, ये भाड़े के टट्टू अभी मीडिया वाले शुरू नहीं हुए थे कि आज तमाम जो है वो अरकान के TADA में, उनकी मरात में, उनकी तनख्वाहों में, उनकी बिजली में, उनकी हर चीज़ में इजाफा हो गया है। हाँ, PTI की तरफ से अली मोहम्मद खान ने उसकी मुखालफत की है और अली मोहम्मद खान ने कहा है कि हमें किसी किस्म का इजाफा नहीं चाहिए। बहरहाल बाकी जितने भी अरकान थे, ज़ाहिर है गरीब लोग हैं, आपको पता है एक वक्त इनकी रोटी होती है, दूसरे वक्त की नहीं होती, और फ़कीर लोग हैं, यानी टाई कोट पहन के बैठते हैं इस हाड़ में और जून में, और जितना वो चिल होता है। एक मुझे रिपोर्टर बता रहा था, देसी रिपोर्टर था बखर वगैरह का, वो असम्बली को कवर करता है, वो कह रहा था कि मैं गैलरी में बैठा था, क्योंकि वैसे भी बखर गर्मी में बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो वो बखर का था। वो कह रहा था कि मैं असम्बली में बैठा था और यकीन करें कि मुझे तलब हो रही थी कि मैं कंबल ओढ़ लूँ या मैं कोई रज़ाई कर लूँ। गैलरी में अंदर हॉल में क्या पोजीशन होगी ये आप अंदाज़ा कर लें। तो वो मुझे बता रहा था कि मुझे तो तलब हो रही थी कि कोई बड़ी सी गर्म चादर कर लूँ या कोई कंबल ओढ़ लूँ। जितना वो चिल था, उसने चिल होना ही था, क्योंकि उसका बिल किसने देना है, उसका बिल जो है ना वो किसने पे करना है, उन एसियों का। और मजे की बात ये कि 99 अल्लाह पाक के नामों के नीचे 80% 2 नंबर लोग बैठे हैं जो हारे हुए हैं। यानी मजे की बात यह है कि लोगों के पैसे वो एंजॉय कर रहे हैं जिनको लोगों ने वोट ही नहीं दिए। एक तो मुंतखब हुकूमत होती है ना कि लोग ठीक है वोट दे के भेजते हैं, फिर लोग जिम्मेदार होते हैं कि जी हमने वोट दिए, लिहाजा जो है ना ये इनको लोगों ने वोट भी नहीं दिए, और ये जो है वो लोगों के पैसों पे, लोगों के ख़जाने पे, लोगों के टैक्सेस पे। और अभी 1 जुलाई को, क्योंकि आज बजट भी मंजूर हो गया है, मैंने आपको बताया था कि पीपल्स पार्टी की क्या मजाल है, जब पीपल्स पार्टी की क्या औकात है कि वो बजट पे इख्तलाफ करे। सबसे बड़ा चाबी वाला खिलौना मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का वो है ही जरदारी, जो ये कैंसर लगा है, यानी बेनज़ीर छोड़ के गई है वो जाली वसीयत पे, ये कैंसर लगा है पाकिस्तान को। तो वो जो है सबसे बड़ा चाबी वाला खिलौना ही वही है। उनकी क्या औकात है कि वो जो है ना बजट की मुखालफत करते और इख्तलाफात हो गए, ये खुद खबरें चलवाते हैं। थोड़ा सा ना अपना वो वजन बढ़ाने के लिए ये खुद खबरें फीड करते हैं चैनलों को। जी वो जो बिलावल है वो उधर रुस गया है, अब वो शहबाज शरीफ से मुलाकात तय हो गई है, अब पीपल्स पार्टी वालों को सागदार बना लाया है। 40 सालों से इन्होंने चे बनाया हुआ है, चे 40 सालों से इन्होंने बनाया हुआ है। ये पहले दिन से एक है, पहले दिन से ये एक है, और इन्होंने 40 सालों से चे बनाया हुआ है। अब पीपल्स पार्टी ने करारदाद सारी जो मरात में, फिर कहते हैं लोग टैक्स नहीं देते,
क्यों लोग टैक्स दें, ये फिर मुराद में इजाफा हो गया है। और एक और बात आपसे पूछनी थी, ये हेल्थ वर्कर्स, लेडी हेल्थ वर्कर्स खासकर, या डॉक्टर, या ये पोलियो वाले, ये एहतजाज करते हैं जी तनख्वाहें नहीं मिली, तनख्वाहें रुक गई। कभी आपने इनको देखा है कि इनको तनख्वाहें ना मिली हों और ये एहतजाज करें टाइम पे? जजों को, जर्नैलों को, इनको कभी देखा है? फौजियों को कि हमें टाइम पे, पता है आपको इनकी तनख्वाह यानी यकम को मिलती है ना, इनकी तनख्वाह अगर 30 का महीना है तो 29 को आ जाती है, 31 का महीना है तो 30 को आ जाती है इनकी सब की, क्योंकि पहले तो इनको भुगतान होता है ना। ये कीड़े मकोड़े, ये जो है ना भेड़ बकरियां, ये अगर किसी की तनख्वाह रुक गई है, किसी की 6-6 महीने की रुकी हुई है, और वो उनके लिए क्या मानी रखते हैं? पहले इनको तनख्वाहें दी जाती हैं। बहरहाल इनका पर किलोमीटर पेट्रोल भी बढ़ गया, इनका TADA बढ़ गया, इनकी मुराद बढ़ गई हैं। और आप लोग मोबाइल को मेरे समेत स्क्रॉल करें, सारे लोग एक दूसरे की तरफ देखें, एक दूसरे का मुंह देखें, ये इसी तरह नोचते रहेंगे। मैंने कल आपको बताया था कि गिद्ध दुनिया का वाहिद परिंदा है या जानवर है, पता नहीं, उसका जब मुर्दार खा खा के पेट भर जाता है ना तो वो उल्टी कर देता है। यानी शायद आपको पहले ना पता हो, वो गिद्ध जो है ना वल्चर, वो उल्टी कर देता है, पहले वाला निकाल देता है, फिर शुरू हो जाता है, उसकी नीयत नहीं भरती, वो फिर मुर्दार पे शुरू हो जाता है। ये वो हैं, इनको पता ही नहीं है इनके पास कितनी दौलतें हैं, कितनी प्रॉपर्टियां हैं, चाहे वो जज हों, जर्नैल हों, ये अरकान पार्लियामेंट हों, लेकिन ये वो मुर्दार खा खा के उल्टी कर देते हैं। ठीक है जी, फिर नए सिरे से शुरू हो जाते हैं। तो मुराद में इजाफा हो गया है, आप लोग तैयार रहें। आपको बताया फैसल करीम कुंडी का भी, आपको मुराद का भी बताया, लिहाजा आप लोग टैक्सों के लिए तैयार हों, आप लोग बिजली के बिलों के लिए तैयार हों, क्योंकि आप बिजली के बिल देंगे, आप गैस के बिल देंगे, आप पेट्रोल और डीजल पे लेवी देंगे, तो ये सारे खर्चात पूरे होंगे, वरना कहाँ से ये बेचारे पूरे करेंगे? ये फकीर लोग, ये मिस्कीन लोग कहाँ से पूरे करेंगे? अब दूसरी दुनिया ना टैक्स देने का मुकाबला होता है कि टैक्स जो है ना इतना इकट्ठा हुआ है। उसकी वजह कभी आपने गौर किया है? जी, उसकी वजह यह है कि वो जो है वो अगर 2 अरब रुपया या 2 अरब डॉलर्स वो टैक्स करते हैं ना, वो 1.5 अरब जो है ना वो वापस कर देते हैं लोगों को। 50,000 होता है यानी या 50 लाख होता है तनख्वाहें, मेंटेनेंस वगैरह, गाड़ियां, लेकिन वो 2 का 1 अरब या 1.5 अरब वापस कर देते हैं। यानी वो पेट्रोल पार्क हो गया, इसके अलावा अस्पताल हो गए, इसके अलावा जो है ना वो सारी उनकी जो दूसरी सड़कें हो गई, उन पे लोगों को नजर आता है। ये मैं रावलपिंडी कैंट में रहता हूँ, ये इतना बड़ा कैंट है, इतना बड़ा कैंट है। कैंट मीन के आप कहें कि पूरा शहर है, इन्होंने कैंट भी फिर बहुत लंबा चौड़ा बना दिया टैक्सों के लिए। यहाँ पे कोई जो है ना वो अस्पताल नहीं है, कैंट में कोई अस्पताल नहीं है। यहाँ पे पूरी आबादी के लिए कोई हाई स्कूल नहीं है, यहाँ पूरे इलाके में कोई पार्क नहीं है। ये मैं कैंट की बात कर रहा हूँ, बाकी सिटी को तो आप छोड़ दें, सिटी तो फिर ज़ाहिर है इतना बड़ा है। ये मैं कैंट की आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ पे लोग टैक्स देते हैं और उसके बदले में उनको चीज़ें मिलती हैं, उनके बदले में उनको फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, उसके अलावा जो है ना लाइफ इंश्योरेंस, ज़बरदस्त रोड्स हो गए, सारा कुछ उन्हें मिलता है। यहाँ पे जो टैक्स होता है ये मैंने आपको बता दिया है। फैसल करीम कुंडी का भी आपको बिल बता दिया 1 महीने का, और अरकान की जो तनख्वाहें हैं उनमें इजाफा भी बता दिया है। फत्तू कौन होते हैं, फत्तू का किरदार क्या होता है, ये आप इंजॉय करेंगे अगर आपने हस्बे मामूल तवज्जो दी। थोड़ा वीलॉग थोड़ा सा जो है ना शायद ज़्यादा हो जाए, बाज़ व्यूअर्स ना पसंद करते हैं, उनसे मादरत करता हूँ। बहरहाल मैंने कहा 2 किस्तों में आप सुन लिया करें। मैंने खुद एक बार अपनी आंखों से एक शख्स को फत्तू बनते देखा। डीजी खान के एक सरदार के साथ सफ़र कर रहा था। सरदार साहब मेरे साथ गुफ्तगू भी फरमा रहे थे और ड्राइविंग भी कर रहे थे। ये रात का वक्त था। दौरान सफ़र हमारी लैंड क्रूज़र एक छोटी FX के साथ टकरा गई। हादसा शदीद था। हम लोग बड़ी गाड़ी में होने की वजह से साफ बच गए, लेकिन FX के मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। सरदार साहब नीचे उतरे, उन्होंने FX का जायजा लिया। अपने गार्ड्स में से एक लंबे तड़ंगे नौजवान को
करीब बुलाया, लैंड क्रूज़र की चाबी उसके हवाले की और मुझे दूसरी गाड़ी में बिठाकर आगे रवाना हो गए। मेरे लिए ये इंतहाई खौफनाक सूरत हाल थी। मैं हादसे में का शिकार होने वालों के लिए सोगवार था, जबकि सरदार साहब ड्राइविंग और म्यूज़िक से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। सरदार साहब ने मेरी तरफ देखा, मुझे तसल्ली दी और दोबारा गुफ्तगू में मसरूफ़ हो गए। मेरे औसान ज़रा से बहाल हुए तो मैंने उनसे पूछा, हादसे का शिकार होने वालों का क्या बनेगा? उन्होंने फरमाया, मेरा बंदा टेक केयर कर लेगा। मैंने पूछा, अगर पुलिस केस बन गया तो? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा बंदा ये जुर्म अपने सर ले लेगा और मेरी जगह गिरफ्तार हो जाएगा। मैंने हैरान होकर पूछा, इसके बाद क्या होगा? वो बोले, इसके बाद मैं अपने बंदे को छुड़ाने की कोशिश करूंगा, सिफारिश करवाऊंगा, रिश्वत दूंगा। अगर कामयाबी न हुई तो मैं अच्छे से अच्छा वकील खड़ा कर दूंगा। मैंने पूछा, और अगर इसके बाद भी वो रिहा ना हुआ तो? उन्होंने कहकर लगाया, तो फिर कोई बात नहीं, वो मेरी जगह पुलिस की मार खाएगा और जेल में रहेगा। ये मेरा फत्तू है और ये उसकी जान और ये उसकी जॉब है। मैंने जिंदगी में पहली बार इस नौयत की जॉब देखी और सुनी थी। अब आगे सुने। आपने अक्सर अखबारात में खबरें पढ़ी होंगी, फलां वडेरे ने इतने हारियों के साथ मिलकर फलां खातून की आबरू रेजी की। मैं जब शुरू में इस किस्म की खबरें पढ़ता था तो सोचता था, वडेरे इस नेक काम में अपने हारियों को क्यों शामिल कर लेते हैं? मैंने सरदार साहब जैसे लोगों से इस बारे में पूछा तो पता चला ये हारी फत्तू होते हैं और वडेरे खुद को कानून से बचाने के लिए उन्हें इस्तेमाल करते हैं। पता चला जब वडेरे किसी खातून के साथ ज्यादती करते हैं तो वो बाद अज़ां खातून को अपने फतवों के हवाले कर देते हैं, और जब जो है वो मेडिकल चेकअप होता है तो जो आखिरी हारी होता है आबरू रेजी करने वाले का, उसका जो है ना वो सारा कच्चा छट्टा वो मेडिकल में आ जाता है जी। उसके बाद जो है उसके बाद वो क्या करते हैं जी, इस तरह वडेरे अयाशी से पहले अपनी हदफ औरतों को फतुओं के निकाह में दे देते हैं, फिर निकाह में दे देते हैं। ये निकाह कागजी होते हैं। ये खवातीन वडेरों के हरम सराओं में रहती हैं, लेकिन इनकी ज़ौजा के खाने में किसी फतू का नाम होता है। अगर इस दौरान खातून माँ बन जाए तो वडेरे खातून को फतू के हवाले करते हैं और उसका वजीफ़ा लगा देते हैं। ये बंदोबस्त भी कानून की मुदाखलत से बचने के लिए किया जाता है। फत्तू अपने इस किरदार से बखूबी वाकिफ होते हैं, लिहाजा वो चुपचाप चौधरियों, सरदारों और वडेरों के जुर्मों की हथकड़ियाँ पहन लेते हैं, क्योंकि ये जानते हैं अगर उन्होंने इस निज़ाम में जिंदा रहना है तो इन्हें सरदारों के नफ्सियाती अमराज का ईंधन बनना पड़ेगा, उन्हें अपने नाकर्दा जराइम की सज़ा भुगतना पड़ेगी। चुनाचे जब भी कोई चौधरी किसी फत्तू की तरफ इशारा करता है तो वो चुपचाप आगे बढ़ता है, अपना कान चौधरी के मुंह के करीब लाता है और उसके बाद चौधरी जो हुक्म देता है फत्तू उसे याद करके पुलिस के सामने पेश हो जाता है। हमारे देहात के वडेरे अपने फतुओं की तादाद पर फख्र भी करते हैं और उन्हें अपने दोस्त वडेरों को उधार भी देते हैं। फत्तू की समझ आ गई? अब देखें, मैं 30 अक्टूबर 2006 तक ये समझता था ये रवायत सिर्फ हमारे देहात तक महदूद है, लेकिन जब पीर की सुबह बाजोड़ एजेंसी के इलाके डम्मा डोला में अमरीकी तैयारों ने एक दीनी मदरसे पर मिसाइल दागे और इस हमले में 83 तालिब इल्म और इसातिज़ा शहीद हो गए और हमारी हुकूमत ने इस नामालूम हमले का जुर्म अपने सर ले लिया। मुशर्रफ का दौर था, डम्मा डोला बाजोड़, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे कुरान पढ़ रहे थे, इसातिज़ा पढ़ा रहे थे। अमरीकियों ने ड्रोन किया, वहाँ पे ये बच्चे 83 बच्चे और जो है ना इसातिज़ा
शहीद हो गए कुरान पढ़ते हुए। और अगले दिन या उससे अगले दिन हुकूमत ने ऐलान किया कि ये अमरीकी हमला नहीं था, बल्कि ये पाकिस्तान की अपनी गलती थी और गलती से जो बॉम्ब थे वो मदरसे को हिट कर गए। अब आप फतवों की डॉट कनेक्टिंग कर लें कि पाकिस्तान क्या है अमेरिका का, ये आप खुद जो है ना वो समझ लें, क्योंकि आगे सुने जी। अपने सर ले लिया तो मुझे महसूस हुआ फतू सिर्फ देहात तक महदूद नहीं हैं, बल्कि ये कौमें और मुल्क भी हो सकते हैं। और बदकिस्मती से हम ना सिर्फ अमेरिका के फतू की हैसियत से काम कर रहे हैं, बल्कि चौधरी वॉशिंगटन साहब के तमाम जराइम अपने सर लेना हमारी कौमी और मिली जिम्मेदारी है। आज इस हमले को कई रोज कई साल गुजर चुके हैं। इन सालों में साबित हो चुका है कि मौलाना के इस मदरसे में सिर्फ गरीब तालिब इल्म पढ़ते थे और मदरसे में कोई शर पसंद नहीं था। अमेरिका के ज़राए इब्लाग ने भी उस वक्त इतराफ़ किया कि इस मदरसे पर अमेरिकी त्यारों ने महज शक की बुनियाद पर हमला किया था और इस हमले में 83 बेगुनाह और मासूम बच्चे शहीद हो गए थे। लेकिन इसके बावजूद हम लोग रज़ाकाराना फतू बन चुके थे। हमने कबूल कर लिया कि हम फतू हैं अमेरिका के। अमेरिका ने नहीं किया, हमने किया है जी। हम ये जुर्म अपने सर ले चुके थे। क्यों? मेरा ख्याल है हम लोग अक़वाम आलम में अपने लिए फतू का किरदार पसंद फरमा चुके हैं और हम गुलामी की इस सतह तक पहुंच चुके हैं जहां गुलाम अपनी गुलामी पर फख्र करने लगते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल ने एक दफ़ा इंकशाफ किया था कि असलम बेग से पूछ लें, जनरल मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मैंने बनना था, लेकिन अमेरिका से मेरी मंजूरी नहीं आई थी। ये हमीद गुल का यूट्यूब पे रिकॉर्ड पे आप बयान सुन सकते हैं। तो हम अपनी गुलामी पे फ़ख्र करते हैं। अभी रजीम चेंज ऑपरेशन देखें, डोनाल्ड लू, जनरल बाजवा, वो साइफर के जी निकालें वरना नताइज के लिए तैयार रहें, आपके सामने। और हम गुलामी पे फ़ख्र महसूस करते हैं। अब ये ऑपरेशन कर दें, अब ये ऑपरेशन कर दें। बहरहाल मैं जब भी इस सूरत हाल पे गौर करता हूँ तो मेरा दिल चाहता है मैं अमेरिका का शुक्रिया अदा करूँ, क्योंकि मुझे महसूस होता है ये अमेरिका की ख़ास मेहरबानी है। उसने अभी तक पाकिस्तान की तमाम मस्जिदों और मदरसों पर हमलों का फैसला नहीं किया। इसने अभी तक हमें कलमा पढ़ने, दाढ़ी रखने और टोपी पहनने की इजाज़त दे रखी है। वरना हमारी हुकूमत न सिर्फ इस अमरीकी इक़दाम की भी हमायत कर देती, बल्कि वो फतू बनकर ये कार खैर भी अपने ज़िम्मे ले लेती। मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ वाक़या करबला हमारे दौर में पेश नहीं आया, वरना हम खुदा न खास्ता हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को भी अपना कारनामा करार दे देते और हम इस मामले में भी फतू बन जाते। यकीन करें, अगर पाकिस्तान होता और अगर ये दो ख़ानदान होते और अगर ये वाली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट होती तो हम यजीद का साथ देते और हम यजीद के फतू बन जाते और हम एजाज़ व इकराम लेते, हम तमगे लेते, जिस तरह उसको गरीदा फारूकी को मिला है, जिस तरह आईजी पंजाब को मिला है। उस वक्त भी हम कहते कि नहीं आपने हाशमियों को कुछ नहीं कहा। हम उमर इब्न साद और शिमर जिल जोशन की तरदीद करते, हम कहते हमने किया है। जिस तरह डम्मा डोला पे 83 बच्चे, अब देख लेना, वो 72 थे, ये 83 थे और ये सारे छोटे छोटे हाफिज़ कुरान। ये बड़ा मशहूर वाक़या था बाजोड़ का, लेकिन हमने मुशर्रफ ने अपने सर ले लिया कि हमने किया है। तो हम अमेरिका के फतू हैं, हम अमेरिका के फतू थे, हम अमेरिका के फतू हैं और हम अमेरिका के फतू रहेंगे। इसमें अगर किसी को कोई शक व शुबा है तो वो ज़हन से निकाल दे और इस पे शुक्र अदा करे कि अभी अमेरिका ये नहीं कहता मस्जिदें बंद कर दें, दाढ़ियाँ मुंडवा दें, टोपियाँ न किया करें, इमामें उतरा दें।
अगर अमेरिका ने जिस दिन हुक्म दे दिया तो ये दरिंदे, ये खून शाम दरिंदे, ये ड्रिकोले, ये खून पीने वाले, ये हराम खोर, ये हड हराम उसी दिन ये ऑर्डर नाफिज कर देंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आप लोगों की रोज़ियों और आप लोगों के दस्तरखानों में वुसअत दे। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।